पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस आइडेंटिटी, यहां पर हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस सिमिलैरिटी, सीक्वेंस आइडेंटिटी, सीक्वेंस आइडेंटिटी, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे पैम एंड ब्लॉसम, पैम एंड ब्लॉसम। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे अलाइनमेंट एल्गोरिथम, जिसमें हम लोग डॉट मैट्रिक्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, और इसके साथ साथ हम लोग अलाइनमेंट के मेथड्स पढ़ेंगे, ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। तो हम लोग वन बाय वन एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। व्हाट इज पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट? पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या है? It is the alignment. It is a process of aligning two sequence to identify region of similarity. Pair wise sequence alignment क्या है? जब हम दो sequences को compare करते हैं, और क्यों compare करते हैं? To identify the higher similarity region between these sequences. मान लीजिए हमारे पास कोई दो sequences हैं, हमें उनके बीच में similarity देखनी है, similarity identify करनी है, तो हम लोग क्या use करेंगे? हम लोग pair wise sequence alignment use करते हैं। That indicates functional, structural and evolutionary relationship between the two biological sequences. ठीक है, हम अलाइनमेंट क्यों कर रहे हैं? हम दो सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ सिमिलैरिटी, उन सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए, जिससे कि हम लोग उनके बीच में फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर पाए। मान लीजिए हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस ए एंड सीक्वेंस बी। ठीक है, हमने उनका अलाइनमेंट किया। अलाइनमेंट करने के बाद हमने पाया कि इनके बीच में जो 80% सिमिलैरिटी है, इन सीक्वेंसेस के बीच में 80% सिमिलैरिटी है। इससे क्या पता चलता है कि जो सीक्वेंसेस हैं उनका जो फंक्शन एंड स्ट्रक्चर है वो क्या सेम होगा। एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के टर्म पे बात करें तो क्या बोलेंगे कि ये सीक्वेंसेस आपस में होमोलॉगस सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, अब यहां पर एक एग्जांपल है। एग्जांपल में आप देखो दो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 1 क्या है आपका? ये है, एंड सीक्वेंस 2 ये है। ये अभी अलाइंड नहीं है, ये अनअलाइंड सीक्वेंसेस हैं। तो पहले आप देखें स्टार्टिंग में, यहाँ जब ये अलाइंड नहीं है तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रेजिड्यूज आपस में मैच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर सिर्फ 6 नंबर ऑफ रेजिड्यूज आपस में मैच हो रहे हैं। लेकिन जब हम इनका अलाइनमेंट कर लेते हैं, हम जब दोनों सीक्वेंसेस को अलाइन कर लेते हैं, तो जो अलाइंड सीक्वेंसेस हैं इसमें देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजिड्यूज आपस में मैच हो रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने एक गैप इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजिड्यूज आपस में मैच हो गए। दिस इज कॉल्ड पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। अब हम लोग बात करेंगे इन सीक्वेंसेस के बीच में आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिमिलैरिटी कैसे देखते हैं, आइडेंटिटी कैसे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड सीक्वेंस आइडेंटिटी की। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एंड डीबीटी। गेट एंड डीबीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या है एंड सीक्वेंस आइडेंटिटी क्या है। अगर हम लोग डीएनए सीक्वेंस की बात करें, अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया हुआ है तो ये दोनों टर्म्स आपस में सिनोनिम्स हैं। अगर हम लोग डीएनए सीक्वेंस की बात करेंगे तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड सीक्वेंस आइडेंटिटी दोनों सिनोनिम्स हैं। लेकिन अगर हम लोग प्रोटीन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर हम लोग
डिफरेंट, अगर हम लोग प्रोटीन सीक्वेंस की बात करेंगे तो ये दोनों टर्म्स डिफरेंट है। कैसे? पहले हम लोग देखते हैं सीक्वेंस आइडेंटिटी क्या है। सो इन अ प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट, सीक्वेंस आइडेंटिटी रेफर्स टू द परसेंटेज ऑफ मैचेस ऑफ द सेम अमाइनो एसिड रेजिड्यू। मान लीजिए दो सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, दोनों सीक्वेंसेस के बीच में जितने भी आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं, जितने भी आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं उनको हम काउंट करेंगे सीक्वेंस आइडेंटिटी में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम परसेंटेज सीक्वेंस आइडेंटिटी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ अलाइंड रेजिड्यू total number of aligned residues divide by total number of positions into 100। इसका फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज सीक्वेंस आइडेंटिटी का फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ अलाइंड रेजिड्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस इनटू 100। जो अलाइंड रेजिड्यूज होंगे ये कौन से होंगे? उन सीक्वेंसेस के बीच में जितने भी आइडेंटिकल रेजिड्यूज होंगे, जो सेम रेजिड्यूज प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम अलाइंड रेजिड्यूज में काउंट करेंगे। बट जब हम लोग सीक्वेंस सिमिलैरिटी की बात करते हैं, जब हम लोग सीक्वेंस सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हम आइडेंटिकल रेजिड्यूज जो हैं उन सीक्वेंसेस के बीच में उनको तो काउंट करेंगे, उसके साथ साथ हम उन रेजिड्यूज को भी काउंट करेंगे जिनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, sequence similarity is referred to the percentage of aligned residues that have similar physicochemical properties and can be more readily substituted for each other। sequence similarity में हम लोग क्या करेंगे? हम उन sequences को count करेंगे, हम उन sequences को count करेंगे जिनके जो आइडेंटिकल, जिनमें आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं। आइडेंटिकल रेजिड्यूज को तो हम काउंट कर रहे हैं, जैसे सीक्वेंस आइडेंटिटी में हम लोग आइडेंटिकल रेजिड्यूज को काउंट करते हैं, लेकिन हम लोग सीक्वेंस सिमिलैरिटी में आइडेंटिकल रेजिड्यूज भी काउंट करेंगे, उसके साथ साथ ऐसे रेजिड्यूज को भी काउंट करेंगे जिनकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। मतलब अगर पहले सीक्वेंस में आपका पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है, मान लीजिए आर्जिनिन दिया हुआ है पहले में और नीचे वाले में हिस्टिडीन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? इनको हम सिमिलर अमाइनो एसिड रेजिड्यू मानेंगे क्योंकि इनकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है। अगर एक सीक्वेंस में ग्लूटामेट दिया हुआ है, नीचे एस्पार्टेट दिया हुआ है, तो इनको हम सेम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? जब भी हम परसेंटेज सीक्वेंस सिमिलैरिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ अलाइंड रेजिड्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस इनटू 100। अगर हम लोग बात करें इसके फॉर्मूला की, सीक्वेंस सिमिलैरिटी परसेंटेज, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग टोटल नंबर ऑफ अलाइंड रेजिड्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस इनटू 100। इस फॉर्मूले से हम लोग सीक्वेंस आइडेंटिटी या फिर सीक्वेंस सिमिलरिटी दोनों को कैलकुलेट करेंगे। तो इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। Question is the percentage similarity and identities respectively between the two peptide sequence given below will be the,
तो यहाँ पे दो सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2, सीक्वेंस 1 ये है आपका, सीक्वेंस 2 ये है। यहाँ से आपको दोनों सीक्वेंसेस के बीच में सीक्वेंस आइडेंटिटी एंड सीक्वेंस सिमिलरिटी को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, पहले फाइंड आउट करेंगे हम लोग परसेंटेज सिमिलरिटी। हम इन सीक्वेंसेस के बीच में परसेंटेज सिमिलरिटी फाइंड आउट करेंगे। पहले सीक्वेंस देखेंगे, यहाँ पर एलानिन है, यहाँ पर एलानिन, तो ये आपस में मैच करेंगे, ठीक है। फिर एलानिन मैच है तो 1 2 3, आर्जिनिन की जगह पे यहाँ पे ग्लूटामेट है, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, तो ये आपस में मैच नहीं होंगे, ठीक है, इनको हम काउंट नहीं करेंगे। फिर हम लोग ग्लूटामिन 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपस में मैच नहीं होंगे, एंड 12। तो जो सीक्वेंस सिमिलरिटी है, ये ग्लूटामेट, एक यहाँ पर ग्लूटामेट दिया, यहाँ पर एस्टर, दोनों ही निगेटिवली चार्ज हैं, तो ये आपस में मैच करेंगे, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 12 डिवाइड बाई जो हमारे टोटल अलाइंड रेजिड्यूज हैं वो कितने हैं, 12 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 इंटू 100, आंसर इज 80%, ठीक है। तो समझ में आया हम लोगों ने सीक्वेंस सिमिलरिटी कैसे फाइंड आउट किया। ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सेकेंड लेक्चर है, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ा था, ओके तो यहां से आपने परसेंटेज सिमिलरिटी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो पहले ऑप्शन में भी 80 दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में भी 80 दिया हुआ है, तो अभी कंफ्यूजन है कि हम लोग कौन सा ऑप्शन सॉल्व करें, ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो अब हम लोग सीक्वेंस आइडेंटिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या काउंट करेंगे, हम लोग आइडेंटिकल रेजिड्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले सीक्वेंस में एलानिन है, दूसरे में भी एलानिन है, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। एलानिन एलानिन आर्जिनिन आर्जिनिन, यहाँ पे आर्जिनिन ने यहाँ ग्लूटामेट इसको नहीं कंसीडर करते क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिकल रेजिड्यू को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें तो फिनाइलएलानिन है, दोनों में ही थ्रियोनिन लाइसिन आइसोल्यूशन मिथियोनिन। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर पोजीशन हैं, तो सॉरी टोटल अलाइंड रेजिड्यूज कितने हैं, 9 डिवाइड बाई 15 इंटू 100, तो आंसर क्या आएगा 60%। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 80% एंड 60%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। कैलकुलेट द परसेंटेज सीक्वेंस आइडेंटिटी फॉर द पेयर वाइज अलाइनमेंट गिवन बिलो। यहां से आपको परसेंटेज सीक्वेंस आइडेंटिटी फाइंड आउट करना है। यहां से क्या करेंगे आप लोग, परसेंटेज सीक्वेंस आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल नंबर ऑफ अलाइंड रेजिड्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस इनटू 100। तो जो अलाइंड कितने हैं, अलाइंड रेजिड्यूज आइडेंटिटी देख रहे हैं, तो यहाँ आइडेंटिकल रेजिड्यूज को कंसीडर करेंगे, तो 1 2 3 एंड 4 अलाइंड रेजिड्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस 1 2 3 4 5 6 इंटू 100, so answer will be 66.67.
आपका परसेंटेज सीक्वेंस आइडेंटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज सीक्वेंस सिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ अलाइंड पोजीशंस। फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ अलाइंड रेजिड्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस divided by total number of positions into 100. This is a simple formula for sequence identity and sequence similarity. जब भी आप sequence identity find out करेंगे वहां पर आप identical residues को मैच कराएंगे, सिर्फ उन्हीं रेजिड्यूज को कंसिडर करेंगे जो आइडेंटिकल है। और जब आप सीक्वेंस सिमिलैरिटी की बात करेंगे तो आइडेंटिकल रेजिड्यूज के साथ साथ उन रेजिड्यूज को भी काउंट करेंगे जिनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ये डीबीटी का आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डीबीटी में पूछा गया है। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए क्या है, आप लोग इसका करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। यहाँ पर दो सीक्वेंसेस दिए गए हैं, सीक्वेंस ए एंड सीक्वेंस बी, उनके बीच में हमें इस सिमिलैरिटी स्कोर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है हमें, परसेंटेज सिमिलैरिटी स्कोर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग, अब हम लोग फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अलाइंड रेजिड्यूज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस इनटू 100। तो कितने अलाइंड है यहाँ पर, 1 1 2 3 4 5 6 7। आइडेंटिकल कितने हैं, जो मैचिंग है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो 7 रेजिड्यूज हैं ये आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला से रख करके क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, 7 आउट ऑफ कितने टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 100, आंसर विल बी 70%। ये क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी एंड सीक्वेंस आइडेंटिटी से बहुत ही जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। आप फॉर्मूला पे रख के इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अलाइनमेंट एल्गोरिथम। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट में कौन कौन सी एल्गोरिथम यूज होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। पहली एल्गोरिथम है डॉट मैट्रिक्स, पहली कौन सी है, डॉट मैट्रिक्स। दूसरा है डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड एंड तीसरा है वर्ड बेस्ड मेथड। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स मेथड। डॉट मैट्रिक्स मेथड क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज द मोस्ट बेसिक सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड। जो डॉट मैट्रिक्स है इसी को हम लोग डॉट प्लॉट भी बोलते हैं। डॉट मैट्रिक्स मेथड को हम लोग डॉट प्लॉट मेथड बोलते हैं। इट इज द मोस्ट बेसिक सीक्वेंस अलाइनमेंट मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो सीक्वेंसेस को ग्राफिकल वे में कंपेयर करते हैं। इसके लिए जब भी हम डॉट मैट्रिक्स की बात करेंगे वहां पर हम जो हमारे पास जो दो सीक्वेंसेस दिए होंगे, मान लीजिए सीक्वेंस ए एंड सीक्वेंस बी, इनको हम ग्राफिकल वे में कंपेयर करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक सीक्वेंस को लिखेंगे, एक को हम लोग वर्टिकल एक्सिस में लिखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखते हैं और एक को वर्टिकल एक्सिस में लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनमें जितने भी नंबर ऑफ रेजिड्यूज हैं,
जितने भी रेजिड्यूज प्रेजेंट है उनको हम 1 बाय 1 मैच कराते हैं, ठीक। अगर उन सीक्वेंसेस के बीच में उन रेजिड्यूज के बीच में मैच है, वो दोनों रेजिड्यूज, दोनों सीक्वेंसेस में जो रेजिड्यूज प्रेजेंट है वो आपस में मैच कर रहे हैं, तो वहां पर हम एक डॉट प्लेस कर देंगे, उस मैट्रिक्स में हम लोग एक डॉट प्लेस कर देंगे। और अगर यहाँ पे मिसमैच है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में हम लोग एक सीक्वेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखते हैं और एक को वर्टिकल एक्सिस में लिखते हैं। इसके बाद हम उन सीक्वेंसेस में जितने भी रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं उनको 1 बाय 1 मैच कराते हैं। अगर दोनों रेजिड्यूज आपस में मैच हो रहे हैं तो वहां पर एक डॉट प्लेस कर देंगे, और अगर मिसमैच है तो उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। मान लीजिए जहां जहां मैच होगा वहां पर हम एक ऐसे डॉट रख देंगे, और जहां मिसमैच होगा वहां ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग यहां से बैक ट्रैकिंग करेंगे, ठीक है। हम लोग बैक ट्रैकिंग करेंगे डायगनली, हम लोग डायगनली बैक ट्रैकिंग करेंगे, और हम लोग डायगनली मूव करेंगे फ्रॉम लोअर राइट कॉर्नर टू अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। यहां से हम लोग डायगनली ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और उसको यहां पर जो भी एक बैक ट्रैकिंग करेंगे, बैक ट्रैकिंग कैसे करेंगे, हम लोग इधर से लोअर राइट कॉर्नर से अपर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ मूव करेंगे। तो जहां जहां पर डॉट मिलेंगे हम वहां पर एक डायगनली लाइंस खींचते जाएंगे। तो जो डायगनल मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अगर हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस, अगर हमें एक डायगनल मिलता है तो हम उसको बोलेंगे हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस हैं। अगर हमें छोटे छोटे कई सारे पैरेलल डायगनल्स मिलते हैं तो जिनको हम क्या बोलेंगे कि ये रिपीटेटिव रीजंस हैं, ठीक है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसके बारे में पढ़ ले, क्या है। इट इज अ ग्राफिकल वे ऑफ कंपेयरिंग 2 सीक्वेंसेस इन अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स। इसके एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है डॉट मैचर, दूसरा है डॉट हेलिक्स एंड मैट्रिक्स प्लॉट। हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर 2 सीक्वेंस, इस एग्जाम्पल में 2 सीक्वेंस दिए गए हैं, सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2। सीक्वेंस 1 क्या है, AGGTTC, एंड सीक्वेंस 2 है ACGCTTC। ये सीक्वेंस है, इनको हमें अलाइन करना है यूजिंग डॉट मैट्रिक्स मेथड। इनको हम डॉट मैट्रिक्स मेथड का यूज करके अलाइन करेंगे। कैसे करेंगे, पहले तो हम एक 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। इसमें से एक सीक्वेंस को हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिख देते हैं, क्या है, AGGTT एंड C, ACGCTTC, ठीक है। हमने इनको हॉरिजॉन्टली लिख दिया। अब हम इनको 1 बाय 1 मैच कराएंगे, दोनों सीक्वेंसेस में जो रेजिड्यूज हैं उनको 1 बाय 1 मैच कराएंगे। यहाँ पे A एंड A मैच हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने एक डॉट रख दिया, यहाँ पे हमने क्या प्लेस कर दिया, एक डॉट। फिर A को G से मैच कराएंगे, मिसमैच है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। ये भी AG मिसमैच है, ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिसमैच है। अब हम C को C से कंपेयर करेंगे, दूसरी रो को कंपेयर कराएंगे, तो C और A मिसमैच है, यहाँ ब्लैंक रहेगा। C एंड G मिसमैच है, यहाँ पर मैच होगा, तो यहाँ पर हमें एक डॉट रखेंगे, ठीक है। देन हम G को कंपेयर कराएंगे, G एंड A मिसमैच है, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे। G एंड G मैच है, तो यहाँ पर हम एक डॉट प्लेस करेंगे। देन फिर G एंड T मिसमैच है, ठीक है। फिर अब हम C से कराएंगे, तो C कहां पर है, यहाँ, तो हम इसमें डॉट प्लेस करेंगे। देन T, देन अगेन एंड C, ठीक है। तो ये हमने ऐसे मैट्रिक्स में अलाइनमेंट किया, ठीक है। हमने 1 बाय 1 रेजिड्यूज को मैच कराया, जहां भी हमें मैच मिला वहां हमने डॉट प्लेस कर दिया, और जहां मिसमैच है वहां पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। अब हम इसको बैक ट्रैक करेंगे डायगनली। तो
तो हमने बैक ट्रैक किया तो देखा कि यहां पर एक इंटरप्शंस है, ठीक है, यहाँ पे इंटरप्शन है। तो ये क्या शो रहा है कि यहाँ पे एक गैप आ गया, ठीक है। ये इंटरप्शन क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर एक गैप आ गया। गैप कैसे आ सकता है? गैप क्या शो करेगा? यहाँ पे इंसर्शन हुआ है या फिर डिलीशन हुआ है। यहाँ पे इंसर्शन हुआ है या डिलीशन हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर मान लीजिए एक ऐसे पैरेलल डायगोनल मिलता है, वो क्या शो करेगा कि यहाँ पे रिपीटेटिव रीजंस है, रिपीट रीजंस, ठीक है। अगर ये डायगोनल यहाँ पे इंटरप्शन ना होता, ये सीधे इधर जाता, तो ऐसे होता तो क्या बोलते हैं इसको कि ये सिमिलर सीक्वेंसेस हैं, दोनों सीक्वेंसेस आपस में सिमिलर हैं। बट यहाँ पे सिमिलर नहीं है, यहाँ पर एक गैप है जिसकी वजह से यहाँ पे इनके डायगोनल में इंटरप्शन मिला है, ठीक है। तो ये हमारा डॉट मैट्रिक्स है। डॉट मैट्रिक्स की हेल्प से हम लोग जो दो सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं, तो अब हम देखें ए जी जी टी जी जी टी टी सी, ठीक है। तो ए सी जी तो डॉट मैट्रिक्स की हेल्प से जो हमने अलाइनमेंट फाइंड आउट किया उसमें हमें एक गैप मिला। एक गैप यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने से पूरा सीक्वेंस अलाइन हो गया और जहां पर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिड्यूज आपस में मैच है, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स की हेल्प से जो हमने अलाइनमेंट किया उसमें से हमने ये देखा कि यहाँ पे एक गैप को इंट्रोड्यूस करने से मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिड्यूज आपस में अलाइंड हुए। तो ये गैप हमें यहां से भी देखने में मिला। जब हमने मैट्रिक्स में देखा तो यहां पर भी फाइंड आउट किया कि यहां पर एक गैप है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड की। पहले इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि डीबीटी का क्वेश्चन है, डीबीटी का क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन क्या पूछा है? इन डॉट मैट्रिक्स एनालिसिस ऑफ द अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस, यहाँ पे दो लेमडा फेज को कंपेयर किया गया है, उनके सीक्वेंसेस को कंपेयर किया है। अब यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर ये डॉट मैट्रिक्स है आपका, डॉट मैट्रिक्स की हेल्प से आपको दो सीक्वेंसेस को कंपेयर किया गया है जिसमें से आपको दो पैरेलल डायगोनल्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? दो पैरेलल डायगोनल्स। दो पैरेलल डायगोनल्स का मतलब क्या है? जो डायगोनल्स है वो क्या शो करते हैं? रिपीट रीजंस। एंड जो आपका मैक्सिमम लेंथ वाला जो डायगोनल है वो क्या शो करता है? सिमिलर सीक्वेंसेस। सीक्वेंस ए एंड जो भी दो सीक्वेंसेस यहाँ गिवन है वो आपस में सिमिलर है। तो इसके बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो लाइन ए इंडिकेट्स सिमिलर सीक्वेंसेस एंड लाइन बी इंडिकेट्स रिपीट सीक्वेंसेस। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे जो लाइन ए है वो शो कर रहा है कि ये सीक्वेंसेस आपस में सिमिलर हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इंटरप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई भी गैप इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। और दूसरा आपका जो लाइन बी है, ये जो पैरेलल डायगोनल मिला है, ये क्या शो कर रहा है? ये रिपीट सीक्वेंसेस हैं। पैरेलल डायगोनल क्या शो कर रहा है कि ये रिपीट सीक्वेंसेस हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड क्या है? डायनामिक प्रोग्रामिंग।
होपफुली डॉट मैट्रिक्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स की हेल्प से हम दो सीक्वेंसेस को कैसे अलाइन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक प्रोग्रामिंग। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है? लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, ये क्या है। It is a method that determines optimal alignment by matching two sequences for all possible pair of characters. डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है? इसमें जब भी दो सीक्वेंसेस को हम कंपेयर करते हैं, जब हम दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड, तो वो जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, उन सीक्वेंसेस के बीच में जितने भी पॉसिबल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन होता है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें बेस्ट अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज अ मेथड दैट डिटरमाइंस ऑप्टिमल अलाइनमेंट बाय मैचिंग टू सीक्वेंसेस फॉर ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन द सीक्वेंसेस। It finds alignment in a more quantitative way by converting a dot matrix into a scoring matrix. यहां पर कैसे अलाइनमेंट को फाइंड आउट करते हैं? यहां पर डॉट मैट्रिक्स को स्कोरिंग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। डॉट मैट्रिक्स से हम लोग क्या कर रहे थे? अभी हम लोगों ने डॉट मैट्रिक्स पढ़ा, तो उसमें जब हम दो सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं तो वहां अगर मैच है तो वहां पे हमने डॉट प्लेस कर दिया, मिस मैच है तो ब्लैंक छोड़ दिया। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं करते हैं, वहां पे हम डॉट मैट्रिक्स को स्कोरिंग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। स्कोरिंग मैट्रिक्स में कैसे? अगर दोनों रेजिड्यूज के बीच में दोनों सीक्वेंसेस के बीच में रेजिड्यूज आपस में मैच हो रहे हैं तो हम उन्हें एक स्कोर प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए मैच के लिए हम एक पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। वो मैच, अगर मिस मैच है तो उसके लिए हम नेगेटिव वैल्यू, और जीरो वैल्यू फॉर मिस मैच। ठीक है, जब हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम लोग डॉट मैट्रिक्स को स्कोरिंग मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? हम जो भी मैच रेजिड्यूज हैं उनको हम एक पॉजिटिव वैल्यू असाइन करेंगे, और जो मिस मैच है उनको नेगेटिव वैल्यू असाइन करेंगे या फिर जीरो वैल्यू असाइन करेंगे। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, अगर हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग का एग्जाम्पल देखें तो दो सीक्वेंसेस के हम कैसे अलाइन कर रहे हैं यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड। ठीक है, ये हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये दो सीक्वेंसेस हैं, सीक्वेंस ए एंड सीक्वेंस बी। हमें इन्हें अलाइन करना है यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड। हम मानते हैं इसमें अगर मैच रेजिड्यूज है, हमने उसको स्कोर दिया 1। अगर मैच रेजिड्यूज है तो उसको 1 स्कोर दे रहे हैं। मिस मैच है उसको 0 वैल्यू असाइन करेंगे। सपोज अगर हमारे रेजिड्यूज इसमें मैच है तो उनको हम लोग 1 वैल्यू असाइन करेंगे, एंड अगर मिस मैच है तो हम उसे 0 वैल्यू असाइन करेंगे। अब हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे सिमिलर टू डॉट मैट्रिक्स। जैसे हम लोग डॉट मैट्रिक्स में 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं, हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग में भी सेम वही मेथड फॉलो करते हैं। यहाँ पर भी हम 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएंगे। एक सीक्वेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखेंगे, एक को वर्टिकल एक्सिस में लिखेंगे, और फिर एक एक रेजिड्यूज को आपस में मैच कराएंगे। पहला क्या है? ए टी टी जी सी। नेक्स्ट इज ए जी जी सी। ठीक है, हमने एक सीक्वेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिख दिया, एक को वर्टिकल एक्सिस में लिख दिया। अब हम लोग इसके बीच में अलाइनमेंट करेंगे।
पहले फर्स्ट रो को अलाइन करेंगे हम लोग 1 by 1। ए एंड ए मैच है तो हम उसको कौन सा स्कोर देंगे, उसे हम 1 स्कोर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ए एंड ए रेजिड्यूज आपस में मैच हो रहे हैं तो उसको हम लोग कितना स्कोर प्रोवाइड करेंगे, 1। देन ए एंड टी आर मिस मैच, देन स्कोर इज 0 0 0 एंड 0 बिकॉज टी टी जी एंड सी आर मिस मैच। अब हम लोग सेकेंड रो को अलाइन करेंगे। ठीक है, सेकेंड रो को हम लोग अलाइन करेंगे तो फर्स्ट कॉलम तो नॉर्मली यहाँ पे जी एन ए 0 0 0। ठीक है, ये मिसमैच है तो हमने इनको 0 वैल्यू असाइन की। अब हम लोग जब इस पोजीशन पे फिल करेंगे, जब हम लोग इस पोजीशन को फिल करेंगे तो हम लोग यहाँ से इन तीनों सेल को देखेंगे, इन तीनों सेल को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इनमें क्या है, इन तीनों सेल में जिस सेल का स्कोर ज्यादा है, जिस सेल में हाई स्कोर है, उस स्कोर को हम लोग काउंट करेंगे। तो यहां पर देखा जाए तो एक सेल में 0 0 एंड 1, तो हाई स्कोर क्या है 1 एंड जी एंड टी आर मिसमैच, देन 1 प्लस 0 इज 1, तो यहां का स्कोर कितना होगा 1। सिमिलरली जब हम नेक्स्ट सेल को फिल करेंगे, जब हम नेक्स्ट सेल फिल करेंगे तो हम लोग इससे इस सेल, इन तीनों सेल को फिर से कंसिडर करेंगे। जब हमें यहां पर जो वैल्यू फिल करेंगे वहां, इसके लिए हम देखेंगे इन तीनों सेल में से किसके पास हाई स्कोर है। तो जहां पर जो हाई स्कोर है वो क्या है 1। फिर हम देखेंगे जी एंड टी आर मिसमैच, देन 1 प्लस 0, देन वैल्यू इज 1। तो यहाँ कितना स्कोर आया 1। ठीक है, यहाँ का स्कोर कितना हो गया 1। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट पोजीशन में हमें फिल करना है। फिर अगेन हमें इन तीनों सेल को देखना होगा, इनमें तीनों में से किसका जो हाई स्कोर क्या है वो 1 है। 1 प्लस जी एंड जी आर मैच 1, वैल्यू जब मैच है तो उसको हम 1 वैल्यू असाइन करेंगे तो टोटल कितना हुआ 2, तो यहाँ का स्कोर कितना हुआ 2। ठीक है, तो इस सेल का स्कोर कितना हो गया 2। ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट सेल में क्या, जब नेक्स्ट सेल की वैल्यू फिल करेंगे तो क्या है, इन तीनों सेल्स को कंसिडर करेंगे। इसमें हाई स्कोर है हमारा 2 प्लस जी एंड सी आर मिसमैच 0, स्कोर इज 2। ठीक है, स्कोर इज 2। देन नेक्स्ट रो, अब हम थर्ड रो को फिल करेंगे। देन इस पोजीशन को देखते हैं, यहां पे हाई स्कोर 1 है, हाई स्कोर इज 1 प्लस जी एंड टी आर मिसमैच, देन 1 प्लस 0 इज 1। नेक्स्ट सेल में देखेंगे जी एंड टी मिसमैच है, स्कोर इज 1, तो यहाँ पे 1 होगा क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर है तीनों सेल में क्या है 1। नेक्स्ट, जब हम लोग नेक्स्ट सेल देखेंगे तो यहाँ पे क्या है जी एंड जी मैच है, मैच के लिए क्या क्या वैल्यू असाइन करेंगे 1 प्लस, अगर हम इन तीनों में देखें तो हाई स्कोर क्या है 2। ठीक है, तो 1 प्लस 2 इज 3, तो यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी 3, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 3। जब नेक्स्ट सेल फिल करेंगे तो यहाँ के जी एंड सी मिसमैच है, मीन्स 0, जो हाई स्कोर क्या है 2 2 3 3 3 प्लस 0 इज 3। नेक्स्ट सेल, ठीक है, अब इसको कैसे फिल करेंगे, C एंड A आर मिसमैच 0, C एंड T आर मिसमैच 0 प्लस यहाँ पर देखें वैल्यू 1 0 0, हाई स्कोर इज 1, 1 प्लस 0 इज 1। ओके, नेक्स्ट सेल की बात करें तो इसमें क्या है, जो हाई स्कोर है 1 है, C एंड T आर मिसमैच 1। नेक्स्ट सेल फिल करेंगे हम लोग, यहाँ पर C एंड G आर मिसमैच बट हाई स्कोर इज 3, वैल्यू इज 3। नेक्स्ट इज C एंड C आर मैच,
मैच इज 1, सी जो हाई स्कोर क्या है 3 3 3 3, तो वैल्यू क्या आएगी 4, 1 + 3 इज 4। इस तरह से हमने मैट्रिक्स को फिल कर दिया, ठीक है। इस तरीके से डायनामिक प्रोग्रामिंग का मेथड यूज करके हम दो सीक्वेंसेस को अलाइन करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसकी बैक ट्रैकिंग करेंगे। अब हम लोग इस मैट्रिक्स की बैक ट्रैकिंग करेंगे डायगनली, ठीक है, और क्या एक हाई स्कोर पाथ को फॉलो करेंगे। तो हम लोग ये राइट लोअर कॉर्नर से अपर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाएंगे, अपर लेफ्ट कॉर्नर की तरफ जाएंगे, ठीक है। हमने डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से हमने यहाँ पे स्कोर्स फिल कर दिया, हमने दोनों सीक्वेंसेस को स्कोर प्रोवाइड कर दिए। अब हम लोग इसकी बैक ट्रैकिंग करेंगे। बैक ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायगनली मूव करेंगे फ्रॉम राइट लोअर कॉर्नर टू अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। तो 4 देन 3 देन 1, 1 के बाद हमें अपर लेफ्ट कॉर्नर तक मूव करना है, तो हम इधर जाएंगे 1 देन 1, तो इस तरह से हम मूव करेंगे, ठीक है। अगर हम डायगनली मूव करते हैं तो इसका मतलब कि वो सीक्वेंसेस सिमिलर हैं, बट अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मूव करेंगे या वर्टिकल मूव करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर एक गैप इंसर्ट हुआ है, ठीक है, देयर इज अ गैप। हम लोग सीक्वेंसेस को अलाइन करेंगे, तो A and A आर मैच, देन T and G यहां पर देखेंगे तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल मूव है, इसका मतलब यहाँ पे गैप इंट्रोड्यूस हुआ है, तो T यहाँ पे गैप है। इसके बाद हम देखेंगे G and C, G G मैच है, and C are मैच, बिकॉज यहाँ पे हम डायगनली मूव कर रहे हैं। सो दिस विल बी द फाइनल अलाइनमेंट, ओके। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम लोग 2 डायमेंशन मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स के बाद हम उसमें से दोनों सीक्वेंसेस को में से एक सीक्वेंस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखते हैं, एक को वर्टिकल एक्सिस में लिखते हैं। इसके बाद 1 by 1 रेजिड्यूज को मैच कराते हैं। जो फर्स्ट रो होती है उसको हम लोग पहले फिल करते हैं। इसके बाद सेकेंड रो जो होती है वो फर्स्ट रो के स्कोर पे डिपेंड करती है। जो फर्स्ट जब हम सेकेंड रो को फिल करेंगे उसमें जो सेकेंड पोजीशन होती है उस वो डिपेंड करती है आपके तीनों शेल की वैल्यू पर। जिसमें हाई स्कोर होगा उसको ऐड करेंगे और इसके बाद जो मिस मैच है, मिस मैच की जो वैल्यू है उसके स्कोर को ऐड करके हम वहां की सेल को फिल आउट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग फिल करेंगे यहाँ पर। जब सारी सेल्स फिल हो जाएंगी उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बैक ट्रैकिंग करेंगे। बैक ट्रैकिंग कैसे करेंगे, हम लोग डायगनली मूव करेंगे फ्रॉम राइट लोअर कॉर्नर टू अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। हम लोग डायगनली मूव करेंगे टू फाइंड द बेस्ट अलाइनमेंट बिटवीन दीज सीक्वेंसेस। उसके लिए अगर हम किसी भी पर्टिकुलर जगह पे अगर हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं या फिर वर्टिकली मूव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई गैप इंसर्ट हुआ है, यहाँ पर कोई गैप इंसर्ट हुआ है, ठीक है। और अगर हम डायगनली मूव करते जाते हैं तो उसका मतलब है कि सीक्वेंसेस आपस में हाईली सिमिलर सीक्वेंस है। ये आप बात हुई डायनामिक प्रोग्रामिंग की, ठीक है। डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके हम लोग ने 2 सीक्वेंसेस के बीच में अलाइनमेंट फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम मेथड्स देख लेते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग में कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं। तो पहला मेथड है ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। हमारे पास 2 मेथड्स हैं, ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। इंपॉर्टेंट है, गेट एंड डीबीटी दोनों में क्वेश्चंस आया है लोकल अलाइनमेंट एंड ग्लोबल अलाइनमेंट से।
तो अगर हम ग्लोबल अलाइनमेंट की बात करें, अगर हम लोग ग्लोबल अलाइनमेंट की बात करें, तो ग्लोबल अलाइनमेंट का यूज हम कब करते हैं? जब भी हमारे पास दो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस दिए हों, सेम लेंथ के जब क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस दिए हों, तो जब उनका अलाइनमेंट करेंगे उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? ग्लोबल अलाइनमेंट मेथड। ठीक है, जब भी दो सीक्वेंसेस को, दो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट करेंगे तो उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम ग्लोबल अलाइनमेंट का मेथड यूज करते हैं। लोकल अलाइनमेंट मेथड का यूज कब करते हैं? जब डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस दिए हों, ऐसे सीक्वेंसेस दिए हों जिनके बीच की सिमिलरिटी बहुत कम हो, लेस सिमिलर सीक्वेंसेस हो, उनको अलाइन करने के लिए हम लोग लोकल अलाइनमेंट का यूज करेंगे। अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लोबल अलाइनमेंट। सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लोबल अलाइनमेंट। ग्लोबल अलाइनमेंट क्या है? टू सीक्वेंसेस आर अलाइंड ओवर देयर इंटायर लेंथ। जो भी दो सीक्वेंसेस होंगे, पहले तो ये क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस होंगे, जो दोनों सीक्वेंस होंगे ये कैसे होंगे? आपस में क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस होंगे, और जब इनका अलाइनमेंट करेंगे तो हम इसकी क्या फुल लेंथ स्कैनिंग करेंगे। स्टार्टिंग से एंड तक हम इसका अलाइनमेंट देखेंगे। जब भी हम ग्लोबल अलाइनमेंट की बात करेंगे तो हम दो सीक्वेंसेस को की इंटायर लेंथ का अलाइनमेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ बीच का पार्ट देख लिया कि हाँ ये हाईली सिमिलर है, इसको छोड़ दिया, इसके बाद नहीं, हम इसको स्टार्टिंग टू एंड पूरा अलाइन करेंगे। ठीक है, जिसे यहां से लेकर के यहां तक पूरा अलाइन करेंगे। दूसरा क्या है? इट इज मोर एप्लीकेबल फॉर अलाइनिंग टू क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस रफली द सेम लेंथ। जिन सीक्वेंसेस की लेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम होती है और वो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस होते हैं, उनका अलाइनमेंट करने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं? ग्लोबल अलाइनमेंट मेथड का यूज करते हैं। हम लोग ग्लोबल अलाइनमेंट मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसके एल्गोरिदम की बात कर लेते हैं। हम कौन से एल्गोरिदम यूज करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट के लिए? तो वो है नीडलमैन वुंश एल्गोरिदम। इंपॉर्टेंट टर्म है ये। जो एल्गोरिदम यूज करते हैं ग्लोबल अलाइनमेंट में वो कौन सी है? नीडलमैन वुंश एल्गोरिदम। इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है गैप। ग्लोबल अलाइनमेंट का एग्जाम्पल है गैप। गैप इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल अलाइनमेंट। अब लोग लोकल अलाइनमेंट देखते हैं। लोकल अलाइनमेंट क्या है? लोकल अलाइनमेंट क्या है? जब भी हम दो सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं तो उन सीक्वेंसेस की लेंथ कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए। टू सीक्वेंसेस टू बी अलाइंड कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ। अगर हमारे पास दो डिफरेंट लेंथ के सीक्वेंसेस दिए हुए हैं तो हम उन सीक्वेंसेस को कंपेयर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम लोकल अलाइनमेंट का यूज करेंगे। एंड दिस मेथड इज यूज फॉर अलाइनिंग मोर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस विद द गोल ऑफ सर्चिंग फॉर कंजर्व पैटर्न्स इन डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस। मान लीजिए हमारे पास दो सीक्वेंस दिए हुए हैं, इनकी लेंथ डिफरेंट है एंड दे आर लेस सिमिलर। इनके बीच में सिमिलरिटी बहुत कम है। ऐसे सीक्वेंसेस को हमें अलाइन करना है। तो उनको अलाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लोकल अलाइनमेंट मेथड का यूज करेंगे। लोकल अलाइनमेंट मेथड क्या करता है? वो सिर्फ उन्हीं रीजंस को फाइंड आउट करता है जहां पर सिमिलरिटी ज्यादा होती है। मान लीजिए क्योंकि जब ये लेस सिमिलर जो स्ट्रक्चर जो सीक्वेंस जो हमें मिले हैं वो लेस सिमिलर हैं, तो हमें ये तो पता है कि इनके बीच में सिमिलरिटी बहुत कम है। तो लोकल अलाइनमेंट क्या करता है? सिर्फ उसी रीजन को ये अलाइन करता है जहां पर सिमिलरिटी ज्यादा होती है। हाईली सिमिलर रीजन्स को, इनको क्या बोलते हैं हम? कंजर्व्ड रीजन्स। कंजर्व्ड रीजन्स क्या होते हैं? ये सीक्वेंस का वो रीजन जहां पर जो रेजिड्यूज हैं वो आइडेंटिकल होते हैं या नियरली आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, कंजर्व्ड रीजन में जो रेजिड्यूज होते हैं वो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल
रेजिड्यूज और नियरली आइडेंटिकल रेजिड्यूज। तो लोकल अलाइनमेंट की हेल्प से हम उन कंजर्व रीजन्स को फाइंड आउट करते हैं जिनमें सिमिलैरिटी ज्यादा होती है। तो लोकल पेयर वाइज अलाइनमेंट इज बेस्ड ऑन स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। लोकल अलाइनमेंट किस पर बेस्ड है, कौन से एल्गोरिथम पर बेस्ड है? स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। जबकि जबकि ग्लोबल अलाइनमेंट किस पर बेस्ड था? नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम पर। ठीक है, जो लोकल अलाइनमेंट है वो स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम पर बेस्ड है, जबकि ग्लोबल अलाइनमेंट किस पर बेस्ड है? नीडलमैन वुंश एल्गोरिथम पे। इसके एग्जाम है इसके एग्जांपल है सिम, एल अलाइन एंड एस सर्च। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डीबीटी का क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या दिया है? दो टाइप की पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट दिया गया है। Where vertical bars between the sequences indicate the presence of identical amino acids। ये जो वर्टिकल बार से क्या शो कर रहे हैं कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड रेजिड्यूज हैं, वो क्या हैं? आइडेंटिकल हैं। ठीक है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है जो फिगर एक्स एंड फिगर वाई है, ये किसका एग्जाम्पल है? फिगर एक्स एंड वाई आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल अलाइनमेंट और लोकल अलाइनमेंट, या फिर दोनों ही ग्लोबल अलाइनमेंट है या फिर दोनों ही लोकल अलाइनमेंट है। आपको ये फाइंड आउट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? दिस टू टाइप ऑफ पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। इसमें जो ये वर्टिकल बार है ये क्या शो कर रहे हैं कि जो रेजिड्यूज हैं ये आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा एग्जाम्पल आपका ग्लोबल अलाइनमेंट का है एंड कौन सा लोकल अलाइनमेंट का एग्जाम्पल है। तो अगर हम लोग एक्स को देखें, एक्स फिगर को देखें, तो जो रेजिड्यूज हैं, जो सीक्वेंस है उसको स्टार्टिंग टू एंड तक अलाइन किया गया है। उसको कैसे अलाइन किया गया है? स्टार्टिंग से एंड तक उसकी फुल लेंथ स्कैनिंग करके अलाइनमेंट किया गया है। ये कहां पर किया जाता है? ऐसा अलाइनमेंट कहां पे कहता है? ग्लोबल अलाइनमेंट में। जब हम लोग ग्लोबल अलाइनमेंट मेथड यूज करते हैं वहां पर हम लोग फुल लेंथ स्कैनिंग करते हैं। बट जब हम एक हाईली सिमिलर रीजन को फाइंड आउट करते हैं, कंजर्व रीजन्स को केवल फाइंड आउट करते हैं, वो मेथड हमने कहां पर पढ़ा था? लोकल अलाइनमेंट में। लोकल अलाइनमेंट क्या करते हैं? एक हाईली सिमिलर रीजन को फाइंड आउट करते हैं। हम इसमें फुल लेंथ की स्कैनिंग नहीं करते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक इसको स्कैन नहीं करके, स्टार्टिंग से एंड तक इसका अलाइनमेंट ना करके हम एक हाईली सिमिलर रीजन को फाइंड आउट करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है लोकल अलाइनमेंट का। तो अब हम लोग करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? फिगर एक्स एंड वाई आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल एंड लोकल अलाइनमेंट रेस्पेक्टिवली। फिगर एक्स किसका एग्जाम्पल है? ग्लोबल का, एंड फिगर वाई इज एग्जाम्पल ऑफ लोकल अलाइनमेंट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या है? फिगर एक्स एंड वाई आर द एग्जाम्पल ऑफ लोकल एंड ग्लोबल। फिगर एक्स बोल रहा है लोकल के लिए, तो लोकल नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे फुल लेंथ का अलाइनमेंट किया गया है। फिगर एक्स एंड वाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट। दोनों ही लोकल सीक्वेंस अलाइनमेंट का एग्जाम्पल है, नहीं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन है फिगर एक्स एंड वाई आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्लोबल सीक्वेंस अलाइनमेंट। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ओनली। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ डाला? हमने पढ़ा सीक्वेंस आइडेंटिटी, सीक्वेंस सिमिलैरिटी, इसके अलावा हमने पढ़ा
अलाइनमेंट एल्गोरिदम से कौन कौन पढ़े? डॉट मैट्रिक्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड उसके मेथड्स में कौन कौन से पढ़े? ग्लोबल अलाइनमेंट एंड लोकल अलाइनमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स क्या है? व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स? सो इट इज डिस्क्राइब्स, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स क्या है? द फ्रीक्वेंसी एट विच, substitution matrix is the frequency at which one residue is replaced with another residue. Substitution matrix is the frequency at which one residue is replaced with another residue. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स. So in the dynamic programming algorithm, the alignment procedure has to make use of a scoring system, which is a set of values for quantifying the likelihood of one residue being substituted by another in an alignment. The scoring system is called substitution matrix. So ये क्या है? It is a frequency at which one residue is replaced with another residue. हम लोग सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स देखें तो अगर हम लोग डीएनए सीक्वेंस की बात करें, तो हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, A, T, G and C. There's 4 न्यूक्लियोटाइड in DNA sequence, A, T, G and C. इन न्यूक्लियोटाइड्स के सब्स्टिट्यूट होने की फ्रीक्वेंसी सेम होती है. अगर हम लोग डीएनए सीक्वेंस की बात करें तो डीएनए सीक्वेंस में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, A, T, G and C, और उनके सब्स्टिट्यूट होने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सिमिलर होती है. वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, एक दूसरे को रिप्लेस करने की फ्रीक्वेंसी इनकी सिमिलर होती है. जब हम प्रोटीन सीक्वेंस की बात करते हैं, तो ऐसे रेजिड्यूज, ऐसे अमाइनो एसिड रेजिड्यूज जिनकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनके सब्स्टिट्यूट होने की, उनके सब्स्टिट्यूशन की फ्रीक्वेंसी, उनके रिप्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी उन रेजिड्यूज से ज्यादा होती है जो डिफरेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज के रेजिड्यूज हैं. सिमिलर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी रेजिड्यूज विद सिमिलर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके म्यूटेट होने की फ्रीक्वेंसी, इनके रिप्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी उन रेजिड्यूज की से ज्यादा होती है विद डिफरेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, जब प्रोटीन सीक्वेंस की बात करेंगे तो ऐसे अमाइनो रेजिड्यूज जिनकी फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, उनके म्यूटेट होने की फ्रीक्वेंसी ऐसे रेजिड्यूज जिनके फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उनसे ज्यादा होती है. इससे क्या होता है? मान लीजिए एक सीक्वेंस में आपका पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड है एंड सेकेंड सीक्वेंस में दूसरा जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड से ही रिप्लेसमेंट हो गया. ठीक है, मान लीजिए पहले सीक्वेंस में आर्जिनिन था, नीचे लाइसिन आ गया, दूसरे सीक्वेंस में लाइसिन आ गया रिप्लेसमेंट होके. उससे क्या होता है? उससे उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन चेंज नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड की जगह पे पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड आया है, तो वहां पे उसका सीक्वेंस और स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होगा.
बट अगर उस पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड रेजिड्यू की जगह पर निगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड आ गया, ठीक है, एस्पार्टेट आ गया, ग्लूटामेट आ गया, तो उस प्रोटीन का फंक्शन एंड स्ट्रक्चर दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए सर्टेन अमाइनो एसिड्स विद सिमिलर फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज कैन बी मोर इजिली सब्स्टिट्यूटेड देन दोज विदाउट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज का फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है उनके सब्स्टिट्यूट होने की फ्रीक्वेंसी कम होती है, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन एमंग सिमिलर रेजिड्यूज आर लाइकली टू प्रिजर्व द इसेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर फीचर्स, क्योंकि जो सेम फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज के रेजिड्यूज होते हैं उनके सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर एंड उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज नहीं होता है, वो प्रिजर्व्ड रहता है, उसका इसेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड रहता है। बट ऐसे रेजिड्यूज जिनका फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, दे आर लाइकली टू कॉज डिस्ट्रप्शन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उससे क्या होता है, अगर पोलर अमाइनो एसिड की जगह नॉन पोलर अमाइनो एसिड आ गया तो क्या होगा, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और ऐसी प्रोटीन किसको कोड करती है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स को कोड करती है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रप्टिव सब्स्टिट्यूशन, जो डिस्ट्रप्टिव सब्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, they are less likely to be selected in evolution because it renders to non functional protein। ये फाइनली क्या बनाते हैं, नॉन फंक्शनल प्रोटीन्स को कोड करते हैं। नेक्स्ट इज पैम मैट्रिक्स। अब हम लोग अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो पहली मैट्रिक्स कौन सी है, पैम मैट्रिक्स, ठीक है। पैम मैट्रिक्स क्या है, पैम मैट्रिक्स को बोलते हैं पॉइंट accepted mutation। What is the full form of PAM? Full form of PAM is point accepted mutation, या इसको हम लोग accepted point mutation भी बोल सकते हैं, ठीक है। The PAM matrices were subsequently derived based on the evolutionary divergence between sequences, ठीक है। evolutionary divergence के बेसिस पे PAM मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। The construction of PAM matrix is depend on evolutionary divergence between the sequences, ठीक है। The PAM matrix with lower serial numbers are more suitable for aligning more closely related sequence। PAM का नंबर जितना कम होगा, ठीक है, PAM मैट्रिक्स का नंबर जितना कम होगा, उन सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होगी और वो सीक्वेंसेस आपस में क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस होंगे, ठीक है। वो सीक्वेंसेस आपस में क्या होंगे, क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस। अब मान लीजिए यहां पे से पैम 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पैम 1। इट मीन्स 1 अमाइनो एसिड पोजीशन, 1 अमाइनो एसिड पोजीशन has been changed। 1 amino acid position has been changed। PAM1 का क्या मतलब हुआ, मान लीजिए एक 100 रेजिड्यूज का एक सीक्वेंस है हमारे पास, एक सीक्वेंस है जिसमें टोटल नंबर ऑफ रेजिड्यूज कितने हैं, 100। तो अगर हम उसमें PAM1 मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसका मतलब क्या है, वहां पर एक अमाइनो एसिड आउट ऑफ 100 अमाइनो एसिड चेंज हो गया है, ठीक है। आउट ऑफ 100 अमाइनो एसिड 1 अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज हो गई है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, PAM1। तो पैम की वैल्यू जितनी कम होगी उन सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। हम लोग एक टेबल देखते हैं, इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इस टेबल को देखा जाए, इस टेबल को देखते हैं, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे आपका पैम का नंबर दिया हुआ है, इधर ऑब्जर्व्ड म्यूटेशन रेट एंड सीक्वेंस आइडेंटिटी, ठीक है। जब पैम का नंबर 0 है, द नंबर ऑफ पैम इज 0। वेट, इसका मतलब क्या हुआ, जो उसके बीच में म्यूटेशन है, जो रिप्लेसमेंट है, वो क्या है, 0।
वहां पर कोई भी अमाइनो एसिड पोजीशन चेंज नहीं हुई है। सीक्वेंस आइडेंटिटी के टाइम में बात करें तो यहाँ पे क्या है, 100% आइडेंटिटी है। उन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, कोई भी अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, तो क्या बोलेंगे, वो सीक्वेंसेस आपस में 100% आइडेंटिकल है। जब हम लोग PAM1 देखते हैं, PAM1, जब PAM1 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे 1% म्यूटेशन हुआ है, एक अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ रेजिड्यूज हैं, जितने भी नंबर ऑफ रेजिड्यूज का सीक्वेंस है उसमें 1% चेंज हुआ है। सीक्वेंस आइडेंटिटी कितनी आई, 99%। मतलब जो हमारे दो सीक्वेंसेस हैं उनमें एक की पोजीशन पर चेंज आ गया, तो हमारी जो सीक्वेंस की आइडेंटिटी कितनी है, 99%। अब हम लोग सबसे ज्यादा पैम नंबर वाले को देखते हैं, पैम 250 की बात कर लें। पैम 250 में जो म्यूटेशन रेट है कितना देखने को मिल रहा है, 80%। जो दो सीक्वेंसेज हैं उनके बीच में 80% म्यूटेशन हुआ है, तो उनके बीच की सीक्वेंस आइडेंटिटी कितनी है, 20%। तो पैम का नंबर जितना ज्यादा होगा उन सीक्वेंस के बीच में आइडेंटिटी उतनी कम होगी, क्योंकि उनके बीच में म्यूटेशन उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि 20% आइडेंटिटी है सीक्वेंस के बीच में, मीन्स ये डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, या बोलेंगे लेस सिमिलर, दे आर लेस सिमिलर सीक्वेंसेस, क्योंकि उनके बीच में आइडेंटिटी कितनी है, 20%। या नॉन होमोलॉगस, दे आर नॉन होमोलॉगस सीक्वेंसेस। अगर हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो दे आर नॉन होमोलॉगस सीक्वेंसेस। ठीक है, तो पैम का नंबर जितना कम होगा उन सीक्वेंसेस के बीच में सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, वो सीक्वेंसेस आपस में उतने ज्यादा सिमिलर होंगे। बट अगर पैम का नंबर ज्यादा है, पैम का नंबर जितना ज्यादा होगा वो सीक्वेंसेस आपस में उतने डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस होंगे, दे आर लेस सिमिलर सीक्वेंसेस। तो जब क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस की बात करेंगे तो पैम का नंबर कम होगा, जब डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की बात करेंगे तो पैम का नंबर ज्यादा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है, ब्लॉसम मैट्रिक्स। अभी तक हम लोगों ने कौन सी पढ़ी, पैम, हमने पढ़ा पैम मैट्रिक्स। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉसम मैट्रिक्स। ब्लॉसम मैट्रिक्स क्या है, ब्लॉक अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। इसका फुल फॉर्म है ब्लॉक अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। It is used to score alignments between evolutionary divergent protein sequences। जब हम लोग पैम की बात कर रहे थे तो पैम के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस। जब हम ब्लॉसम की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, डाइवर्जेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस की। जब हमें डाइवर्जेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट करना होगा तो हम लोग कौन सी मैट्रिक्स यूज करेंगे, ब्लॉसम मैट्रिक्स, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लोकल अलाइनमेंट। जब हम लोग लोकल अलाइनमेंट पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस होते हैं, जो लेस सिमिलर सीक्वेंसेस होते हैं, उनका अलाइनमेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लोकल अलाइनमेंट। और जो ब्लॉसम मैट्रिक्स है ये भी लोकल अलाइनमेंट पर बेस्ड है। तो ये क्या करता है, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो ये क्या करता है, हाईली सिमिलर रीजन को फाइंड आउट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्व सीक्वेंस, और इसी को बोलेंगे हम लोग ब्लॉक। बिकॉज ये क्या होता है, ये अनगैप्ड रीजन होता है, अनगैप्ड हाईली सिमिलर रीजन, ऑफ लेस देन 60 अमाइनो एसिड। लेस देन 60 अमाइनो एसिड का एक अनगैप्ड हाईली सिमिलर रीजन होता है कंजर्व सीक्वेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक और पैटर्न। दे आर यूज्ड टू स्कोर अलाइनमेंट बिटवीन इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रेजिड्यूज इन ब्लॉक्स आर कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स।
ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स का यूज हम क्या तब करते हैं जब हमें जब इन ब्लॉक्स में किसी अमाइनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हुआ हो, तब हम लोग कौन सी मैट्रिक्स का यूज करते हैं। तो जो स्कोर होगा उसको किसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग ब्लॉसम मैट्रिक्स का यूज करके उसका स्कोर फाइंड आउट करेंगे, उसका स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रेजिड्यूज इन ब्लॉक्स आर कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? हम लोग एक बार ब्लॉसम मैट्रिक्स की बात फिर से करते हैं। ब्लॉसम मैट्रिक्स क्या है? ब्लॉक अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स। जब भी हम डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट करते हैं, उसके लिए जब भी हम डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट करते हैं तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? हम लोग लोकल अलाइनमेंट मेथड यूज करते हैं, जो कि एक हाईली सिमिलर रीजन को फाइंड आउट करता है, एक लोकल सिमिलर रीजन को फाइंड आउट करता है, जिसे हम लोग कंजर्व सीक्वेंसेस बोलते हैं। कंजर्व सीक्वेंस क्या होता है? ये कि अनगैप्ड हाईली सिमिलर रीजन होता है लेस देन 60 अमाइनो एसिड का। ठीक है, अगर उस पैटर्न में, उस ब्लॉक में अमाइनो एसिड के जो सब्स्टिट्यूशन की फ्रीक्वेंसी है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ब्लॉक सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। सो द लोअर द ब्लॉसम नंबर द मोर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस दे रिप्रेजेंट। मीन्स ब्लॉसम का नंबर जितना कम होगा, सीक्वेंस के बीच में डाइवर्जेंस उतना ज्यादा होगा। ये पैम का अपोजिट हुआ ना। पैम में क्या था? पैम का नंबर जितना कम होता था, सीक्वेंस उतने क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस होते थे, उनके बीच में सिमिलैरिटी उतनी ज्यादा होती थी। ब्लॉसम का नंबर जितना कम होगा, अगर ये 45 है, मीन्स यहाँ पे हम डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। जो ब्लॉसम मैट्रिसेस होती हैं वो एक्चुअल परसेंटेज ऑफ आइडेंटिटी होती है। जो भी सीक्वेंसेस के बीच में जितना भी परसेंटेज ऑफ आइडेंटिटी होती है, ठीक है, ब्लॉसम की जो वैल्यू होती है, ब्लॉसम का जो नंबर होता है, वो क्या शो करता है कि उन सीक्वेंसेस के बीच में आइडेंटिटी वैल्यू कितनी है। मान लीजिए ब्लॉसम 62 दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या डिस्क्राइब करता है ये? इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे? उन सीक्वेंसेस के बीच में सीक्वेंसेस है 62% आइडेंटिटी। उन सीक्वेंसेस के बीच में कितनी आइडेंटिटी है? 62%। अगर यहाँ पे ब्लॉसम की वैल्यू 80 दी हो तो क्या बोलेंगे कि 80% सिमिलैरिटी है, उन सीक्वेंसेस के बीच में 80% आइडेंटिटी है। ठीक, सीक्वेंसेस के बीच की आइडेंटिटी क्या ये एक्चुअल परसेंटेज ऑफ सीक्वेंस आइडेंटिटी शो करता है। ठीक है, अब हम लोग रेंज देख लेते हैं। ठीक है, सो कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो, गेट एंड डीबीटी में क्वेश्चन आया हुआ है जहां पर पैम एंड ब्लॉसम का नंबर दे देते हैं और वहां से आपको या फिर क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस के लिए फाइंड आउट करनी होती है सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स, या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए। तो उससे हम एक रेंज देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे लिख लेते हैं पैम 1 एंड ब्लॉसम 45 और 40। ठीक है, तो ये किसके लिए है? क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस के लिए। सॉरी 45 नहीं, 80, क्योंकि पैम 1 क्या शो कर रहा है? उन सीक्वेंसेस के बीच में सिर्फ वन अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, 1% अमाइनो एसिड की पोजीशन चेंज हुई है। एंड ब्लॉसम 80 क्या शो कर रहा है? ये क्या शो करता है कि जो सीक्वेंसेस है उनके बीच में 80% आइडेंटिटी है। ठीक है, ब्लॉसम क्या शो करता है? एक्चुअल आइडेंटिटी वैल्यू बिटवीन द सीक्वेंसेस। तो ब्लॉसम 80 मीन्स उन सीक्वेंसेस के बीच में 80% आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों सीक्वेंसेस आपस में क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस हैं। एंड ब्लॉसम 45,
ये क्या शो करेंगे? डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। अगर आपने ये रेंज याद कर ली तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, आपके पैम एंड ब्लॉसम के क्वेश्चंस कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है? इसलिए ये रेंज याद कर लीजिए। पहले क्या है, पैम 1 एंड ब्लॉसम 80 दिया हुआ तो इसका मतलब है क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस की बात हो रही है। अगर पैम 250 एंड ब्लॉसम 45, जितना भी पैम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एंड ब्लॉसम की वैल्यू जितनी कम होगी, वहां पर क्या मतलब है, हम लोग डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। एंड पैम की वैल्यू जितनी कम होगी, ब्लॉसम की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, वहां पर हम लोग क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस की बात कर रहे हैं। तो इसको याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है? अब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, पैम एंड ब्लॉसम का डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। पैम मैट्रिक्स एंड ब्लॉसम मैट्रिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है? तो पैम इज डेराइव्ड फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी मॉडल। जो पैम है वो किससे डेराइव किया गया है? इवोल्यूशनरी मॉडल से डेराइव किया गया है। व्हाइल ब्लॉसम इज इंटायरली बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस। ब्लॉसम किस पर बेस्ड है? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है ब्लॉसम। दूसरा क्या है, पैम मैट्रिसेस आर यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग फाइलोजेनेटिक ट्री। जो पैम मैट्रिक्स है उनका यूज कब करते हैं? जब हमें फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन करना होगा तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? पैम। तो हम कौन सी मैट्रिक्स यूज करेंगे? पैम मैट्रिक्स। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? पैम मैट्रिक्स इज बेस्ड ऑन द ग्लोबल अलाइनमेंट ऑफ फुल लेंथ सीक्वेंस कंपोज्ड ऑफ बोथ कंजर्व्ड एंड वेरिएबल रीजन। जो पैम मैट्रिक्स है वो किस पर बेस्ड है? वो ग्लोबल अलाइनमेंट पर बेस्ड है। ग्लोबल अलाइनमेंट में हम लोग क्या करते थे? हम सीक्वेंसेस की फुल लेंथ स्कैनिंग करते थे। तो फुल लेंथ स्कैनिंग करने के बाद उनके से क्या होता था, उनके बीच में जो भी कंजर्व रीजन होते थे या फिर वेरिएबल रीजन होते थे, उन सबको हम लोग फाइंड आउट करते थे। लेकिन जब हम ब्लॉसम की बात करते हैं तो इट इज डेराइव्ड ऑन बेस्ड ऑन लोकल अलाइनमेंट। जो ब्लॉसम मैट्रिक्स है वो किस पर बेस्ड है? लोकल अलाइनमेंट पर बेस्ड है। और वहां पर हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? वहां पर हम लोग सिर्फ कंजर्व सीक्वेंसेस फाइंड आउट करते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है पैम एंड ब्लॉसम का, ठीक है? अब एक क्वेश्चन है, डीबीटी का क्वेश्चन है, जहां पर पूछा गया है अ नोवेल प्रोटीन फ्रॉम अ डीप सी आर्कीबैक्टीरियम वाज आइडेंटिफाइड एंड सीक्वेंस्ड। द सीक्वेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी वाइडली डाइवर्जेंट। आपको कीवर्ड्स यहां से ढूंढ लेना होता है। क्या बोल रहा है? दे आर वाइडली डाइवर्जेंट फ्रॉम नोन सीक्वेंस। Which scoring matrix will produce the most appropriate alignment in a search for homologs in the NCBI database? तो यहां पर हम लोग कौन सी स्कोरिंग मैट्रिक्स यूज करेंगे, ठीक है? यहां पर क्या बोल रहा है, कौन सी स्कोरिंग मैट्रिक्स यूज करेंगे? तो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की बात कर रहा है, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस की बात कर रहा है, और हमें यहां पर स्कोरिंग मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर? अगर हम लोग पैम 1 की बात करें, तो पैम 1 का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 अमाइनो एसिड चेंज हुआ है। 1 अमाइनो एसिड चेंज हुआ है तो मतलब 99% सिमिलैरिटी है दोनों सीक्वेंसेस के बीच में। तो वो सीक्वेंसेस आपस में क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस होंगे। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस के लिए सब स्कोरिंग मैट्रिक्स। दूसरा ऑप्शन क्या है? हम ब्लॉसम की बात कर लें पहले। ब्लॉसम के लिखा है ब्लॉसम 90। ब्लॉसम 90 मीन्स उन सीक्वेंसेस के बीच में 90% आइडेंटिटी है। दोनों सीक्वेंसेस के बीच में 90% आइडेंटिटी है, मीन्स दे आर क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस, हाईली सिमिलर, क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस। ये भी आपका क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस हुआ। ठीक है, अब हम लोग ब्लॉसम 82 की बात करें तो ये क्या बोल रहा है? इन दोनों सीक्वेंसेस के बीच में 82% सिमिलरिटी है, सॉरी आइडेंटिटी। क्या दोनों सीक्वेंसेस के बीच में 82% आइडेंटिटी है, मींस हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस हैं। तो इनको भी हम क्या बोलेंगे? क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस। फिर कौन सा ऑप्शन बचा? पैम 250। पैम 250 का मतलब क्या हुआ? देयर इज 80% म्यूटेशन। उन सीक्वेंसेस के बीच में कितना म्यूटेशन है? 80% म्यूटेशन है, मींस आइडेंटिटी कितनी है? सीक्वेंस आइडेंटिटी कितनी है दोनों के बीच में? 20%।
20% आइडेंटिटी मतलब वो सीक्वेंसेस सिर्फ 20% सिमिलर हैं, तो क्या होंगे वो डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस या लेस सिमिलर सीक्वेंसेस, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, पैम 250 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, द सुटेबल सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स टू अलाइन क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा है क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को के लिए हम लोग कौन सी सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स यूज करेंगे। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस को अलाइन करने के लिए कौन सी सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स हम लोग यूज करेंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस। अगर हम लोग पहला ऑप्शन देखें, तो क्या शो कर रहा है, पैम 250 एंड ब्लॉसम 80। पैम 250 मीन्स 80% म्यूटेशन, 80% म्यूटेशन मीन्स सिर्फ और सिर्फ 20% आइडेंटिटी, मीन्स these sequences are less similar, they have no identity, sorry, they have no similarity, मतलब less similar, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी नहीं है, less similar है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। पैम 250 तो नहीं हो सकता। ब्लॉसम 80 इज यूज्ड फॉर क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस, लेकिन यहाँ पे आज के साथ में पैम 250 दिया हुआ है, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, सॉरी ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखें, पैम 40 और ब्लॉसम 80। पैम 40 का मतलब, अगर हम लोग टेबल पर जाएं तो पैम 40 देखेंगे या 30 देखेंगे, तो यहाँ पे क्या 25% म्यूटेशन हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 75% आइडेंटिटी है। ठीक है, जब हम लोग इसकी बात करेंगे, जब हम लोग पैम 40 की बात करेंगे तो यहाँ पर 75% आइडेंटिटी है सीक्वेंसेस के बीच में, मीन्स दे आर क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस, सीक्वेंस। ठीक है, साथ में क्या दिया हुआ है, ब्लॉसम 80, इसका मतलब क्या हुआ, 80% आइडेंटिटी है दोनों सीक्वेंसेस के बीच, दोनों सीक्वेंस के बीच में 80% आइडेंटिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सीक्वेंसेस आपस में क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंस है, सिमिलर सीक्वेंसेस हैं, उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो क्या बोलेंगे, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट था, पैम 40 एंड ब्लॉसम 80 दोनों ही क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस के लिए परफेक्ट है, सब्स्टिट्यूशन मैट्रिक्स परफेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, पैम 40 एंड ब्लॉसम 80। अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस की। मान लीजिए हमने दो सीक्वेंसेस का अलाइनमेंट किया, कोई दो सीक्वेंसेस हैं उनका अलाइनमेंट किया, अलाइनमेंट करने के बाद हमने देखा, जब हमने उनका अलाइनमेंट कर लिया, फिर तो जो हमारा अलाइनमेंट स्कोर मिला उसको हम लोग के उसको उसमें कोई एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जो ये अलाइनमेंट स्कोर आया है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या रैंडम चांस से अलाइनमेंट स्कोर मिला है। ठीक है, मान लीजिए ये दो सीक्वेंस हैं, सीक्वेंस ए एंड सीक्वेंस बी, इनके बीच में हमने अलाइनमेंट किया, अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट किया, तो जो हमें अलाइनमेंट मिला है, जो बेस्ट अलाइनमेंट मिला है, इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो अलाइनमेंट है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या फिर ये बाय रैंडम चांस हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। हम लोग एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। वो टेस्ट क्या होगा,
मान लीजिए ये दो सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, इनका हमने ओरिजिनल अलाइनमेंट स्कोर निकाला, ठीक है, इनका ओरिजिनल अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट किया। स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी दो सीक्वेंसेस हम ले रहे हैं उनका पहले हम लोग ओरिजिनल अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट करेंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसमें से एक सीक्वेंस की, मान लीजिए हमने सेकेंड सीक्वेंस ले लिया, इसकी हमने शफलिंग कर दी, इस सीक्वेंस को हमने शफल कर दिया। शफल करने के बाद जो सीक्वेंस आया वो चेंज हो गया, ठीक है, इसी क्या हुई, शफलिंग। शफलिंग करने के बाद शफलिंग करने के बाद जो हमें सीक्वेंस मिला, अब हमने इन दोनों सीक्वेंसेस को अलाइन किया, ठीक है, इन दोनों सीक्वेंसेस को हमने अलाइन किया और इसके उसका अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट किया। इन दोनों सीक्वेंसेस को अलाइन करने के बाद इसका अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट किया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस सीक्वेंसेस को बार बार इसकी रीशफलिंग करेंगे, फिर हम उसकी रीशफलिंग करेंगे बार बार एंड फाइंड अलाइनमेंट स्कोर। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने दो सीक्वेंसेस लिया, दो सीक्वेंसेस के बीच में जो अलाइनमेंट स्कोर आया उसमें ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो अलाइनमेंट स्कोर है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या फिर रैंडम चांस से हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए, उसको हम लोगों को स्टैटिस्टिकली प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे। उसमें क्या करेंगे, जो भी दो सीक्वेंसेस हैं उनके बीच में हम लोग पहले ओरिजिनल स्कोर फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद हम उसमें से एक सीक्वेंस की शफलिंग कर देंगे और उसका अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम उस सीक्वेंस का हम बार बार उसकी रीशफलिंग करेंगे और अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे पास एक पूल ऑफ अलाइनमेंट स्कोर मिलेगा रीशफलिंग के बाद। क्या आएगा हमारे पास, एक पूल ऑफ अलाइनमेंट स्कोर आएगा आफ्टर रीशफलिंग, क्योंकि हमने बार बार उसकी रीशफलिंग करी है ना। तो क्या मिलेगा, एक पूल ऑफ अलाइनमेंट स्कोर। ठीक, पूल ऑफ अलाइनमेंट स्कोर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जब हमें पूल ऑफ अलाइनमेंट स्कोर मिल जाएगा उसको हम यूज करेंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करेंगे। एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग दिस पूल ऑफ अलाइनमेंट स्कोर। इन अलाइनमेंट स्कोर को हम एज अ पैरामीटर यूज करेंगे फॉर एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन पूल ऑफ अलाइनमेंट स्कोर का यूज करके एक पैरामीटर जनरेट करेंगे फॉर एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसके जो हमें ओरिजिनल अलाइनमेंट स्कोर मिला है, जो हमें ओरिजिनल अलाइनमेंट स्कोर मिला है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे अगेंस्ट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी विल कंपेयर this original alignment score against this extreme distribution। फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग क्या देखेंगे, अगर ये स्कोर जो हमारा जो अलाइनमेंट स्कोर, ठीक है, ये लोग अगर एक्सट्रीम मार्जिन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये जो अलाइनमेंट स्कोर है इसके एक्सट्रीम मार्जिन पे शो करता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सट्रीम मार्जिन पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है जो हमारा अलाइनमेंट स्कोर है, जो हमारा ओरिजिनल अलाइनमेंट स्कोर है, वो रैंडम चांस से नहीं बल्कि सिग्निफिकेंट है। वो हमारा रैंडम चांस से नहीं हुआ है और वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है।
ठीक है, उसको हम लोग स्टैटिस्टिकली प्रूव करते हैं। इफ अलाइनमेंट स्कोर, ओरिजिनल अलाइनमेंट स्कोर इज प्लेस्ड, जब हमने उसको कंपेयर किया अगेंस्ट एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूशन, और हमें मिला कि जो हमारा अलाइनमेंट स्कोर है वो एक्सट्रीम मार्जिन पर प्रेजेंट है, मीन्स जो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अलाइनमेंट है वो सिग्निफिकेंट है, उससे बहुत अलग मिला। ठीक है, स्कोर इज सिग्निफिकेंट। उस जो पूल ऑफ वैल्यू है, जो पूल ऑफ अलाइनमेंट स्कोर है, उससे बहुत अलग है वैल्यू, तो क्या बोलेंगे कि जो हमारा स्कोर, जो हमारा अलाइनमेंट स्कोर है वो सिग्निफिकेंट है, वो बाई रैंडम चांस नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर हम लोग आगे देखें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी वैल्यू। पी वैल्यू क्या है, पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल अलाइनमेंट इज ड्यू टू रैंडम चांस, कि जो हमारा ओरिजिनल अलाइनमेंट है वो रैंडम चांस से हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी शो करता है। सो इफ द वैल्यू ऑफ p इज स्मॉलर देन 10 to the power of -100, इट मीन्स दी सीक्वेंसेज आर एग्जैक्ट मैचेस। जो हमने दो सीक्वेंसेस को कंपेयर किया है, जो दो सीक्वेंसेस के बीच में अलाइनमेंट स्कोर फाइंड आउट किया है, तो वहां पर अगर हमें p की वैल्यू 10 to the power -100 से कम है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंसेस आपस में एग्जैक्टली मैच करते हैं। अगर ये वैल्यू रेंज 10 to the power -50 to 10 to the power -100 की रेंज पे है, इसका मतलब क्या है, ये भी आइडेंटिकल मैच है। ठीक है, ये नियरली आइडेंटिकल मैच है दोनों सीक्वेंसेस के बीच में। इफ इट इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power -5 to -50, दैट मीन्स these sequences have clear evolutionary relationship or homology. If this value in the range of 10 to the power -10 to -5 means they are distant homologous. इनके ये क्या dissimilar sequences हैं, इनके बीच में सिमिलैरिटी कम है। और अगर हमारे p की वैल्यू 10 to the power माइनस से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, these sequences are randomly related. जो सीक्वेंसेस हैं वो आपस में रैंडमली रिलेटेड है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहां पर आपको मैचिंग करनी है, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से मैच कराना है, एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन से आपको फाइंड आउट करना है। ग्रुप 1 के लिए एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करना है ग्रुप 2 से। तो हम लोग पहला ऑप्शन देखें, पी क्या दिया हुआ है, स्विस प्रोट। स्विस प्रोट क्या था, स्विस प्रोट हमने कहां पढ़ा था, इट इज अ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। ठीक है, ये कहां पर दिया हुआ है, ग्रुप 2 में 2 पोजीशन पर क्या दिया हुआ है, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। तो यहाँ पर किससे मैच होगा, ये प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस से मैच होगा। लोकल अलाइनमेंट किससे मैच होगा, लोकल अलाइनमेंट किससे मैच होगा, इट इज अ डिराइव्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस। नो। गैप किसका एग्जांपल है, गैप ग्लोबल अलाइनमेंट का एग्जांपल है, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। जो लोकल अलाइनमेंट है वो क्या है, किस पर बेस्ड है, स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम पर बेस्ड है। कैथ क्या है, कैथ का फुल फॉर्म था क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी। ये क्या था, ये एक डेराइव्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस है। डेराइव्ड मतलब सेकेंडरी, इसको हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेस में पढ़ा था। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस में पढ़ा था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, 1। ग्लोबल अलाइनमेंट का एग्जाम्पल क्या है, गैप 3। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, जिसमें स्विस प्रोट का सही डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। लोकल अलाइनमेंट के लिए सही डिस्क्रिप्शन क्या है,
It is based on Smith-Waterman algorithm. Cath is a derived protein structure database, means secondary structure database. And the fourth is global alignment. So GAP is the example of global alignment. So fourth option is correct. Fourth option is correct. So that's all for today. Thank you so much.